वेल सो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं समथिंग दैट इज पॉइंट एस्टिमेशन। So in this part we will discuss what is a point estimator. Point estimator क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसके लिए लेट मी आस्क समथिंग। जो आपके पास कोई भी पॉपुलेशन होती है, इस पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं फिलहाल 3 जो है वो करेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं। एक जिसमें है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, और उसके बाद है पॉपुलेशन मीन या एवरेज जिसको आप लोग बोलते हैं। Population mean is mu, and then we have population standard deviation, उसके लिए जो होगी आपके पास सिग्मा। वेल सो जब आप बात कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन के लिए तो आपके पास ये 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप ये जो 3 पैरामीटर्स हैं इनको आप आपके पास अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो आप ये एक्चुअल 3 जो है वो इनको फाइंड करना आपके लिए मुश्किल होगा। सो फॉर दैट वी हैव समथिंग दैट इज पॉइंट एस्टिमेशन। आप क्या करेंगे फिर, इस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के करस्पॉन्डिंग आप सैंपल प्रोपोर्शन कंप्यूट करेंगे। आई मीन के जो सैंपल का प्रोपोर्शन होगा, सैंपल प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज P बार। फिर ये जो P बार है इट विल बी कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेटर of the actual population parameter P. On the same lines, जब आपके पास मीन आप नहीं अगर कैलकुलेट कर पा रहे तो आप क्या फाइंड करेंगे, सैंपल मीन। सैंपल मीन, ये सैंपल मीन जिसको आप x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो सैंपल मीन है इट विल बी पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ ओरिजिनल जो आपकी पॉपुलेशन मीन है। और इसी तरीके से आपके पास जो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेट मी कॉल दैट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको आप S से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी हो जाएगी पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। तो अब अगर हम बात करें EAI एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेटेड वाली की, वहां पर आपके पास हमारे पास 1 से 2500 तक एम्प्लॉइज थे, और उन एम्प्लॉइज के हम इंटरेस्टेड थे कि प्रोपोर्शन क्या है आप दोस्त जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, और हमने एनुअल सैलरी, मीन एनुअल सैलरी में हम इंटरेस्टेड थे, और हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनुअल सैलरी के अंदर इंटरेस्टेड थे। तो अब अगर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं था तो फिर हमने सैंपलिंग की थी उसकी। हाँ, सैंपल हमने ड्रा किया था 30 पीपल्स का या 30 एम्प्लॉइज का। तो फिर वो जो 30 है वहां उन 30 के लिए यहां पर आपके पास प्रोपोर्शन 0.6 आ रहा था, मीन आपके पास आ रही थी आई थिंक 71, let me see what was it is, what it was. So it was yeah, $7,800, and standard deviation was 4,000. नाउ ये हमारे पास ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी पॉपुलेशन पैरामीटर्स थे जब आपके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। एंड देन वी अज्यूम के लेट्स से हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है,
तो उस वक्त हमने 30 सैंपल्स लिए। फिर उन 30 के लिए सपोज करें आपने 30 का सैंपल ले लिया है, और उन 30 के लिए आप जब फाइंड करते हैं आपकी एक्स बार, जो कि होगी i इक्वल टू जो 1 से लेकर n 30 तक यहाँ xi, और उसको आप डिवाइड करेंगे 30 से, तो ये आपके पास आ रही होती है, यू कैन सी इन योर बुक, ये आपके पास आ जाएगी 71,814। और इसी तरीके से आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इस केस में है वो बन रही है विद दिस फार्मूला i इक्वल टू 1 to 30 or n xi minus x bar squared divided by n minus 1 all of this square root। और ये हमारे पास जो आ रही है इस केस में दैट इज 3384 USD। और सैंपल के केस में हमारे पास जो प्रोपोर्शन आ रहा है P बार, दैट इज यानी जिन्होंने ट्रेनिंग ली है डिवाइड बाय n। ये सैंपल 30 में से लेट्स से 19 ऐसे हैं जिन्होंने आपके पास जो है वो ट्रेनिंग कर ली है कंप्लीट, तो ये आपके पास आ रहा है 0.63। अब जो पॉइंट अंडरस्टैंड करने का है वो ये है कि मेरे पास जो ये x बार आ रहा है, ये वैल्यू, दिस इज पॉइंट एस्टिमेटर फॉर दिस 71,800 $, ये इसका पॉइंट एस्टिमेटर है, पॉइंट एस्टिमेटर। और ये जो प्रोपोर्शन आ रहा था हमारे पास दिस वन 0.63, ये हमारा जो है इस वाले का है पॉइंट एस्टिमेटर ओरिजिनल का। और उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है दिस 33,148 $, ये इसके लिए पॉइंट एस्टिमेटर है। तो हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं पॉइंट एस्टिमेशन की, तो पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब है, पॉइंट एस्टिमेटर क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो पॉइंट एस्टिमेटर जो है आप ऐसे समझे कि सैंपल स्टैटिस्टिक है, या सैंपल का वो कैरेक्टरिस्टिक है जो आप पॉपुलेशन के अंदर जिसमें आप इंटरेस्टेड है। लेट्स से पॉपुलेशन का कोई भी पैरामीटर है, पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन कोई भी है आपके पास, आप जब उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग सैंपल स्टैटिस्टिक कंप्यूट करेंगे, या ये कैरेक्टरिस्टिक सामने वाली है, दैट विल बी द पॉइंट एस्टिमेटर। तो यूजुअली म्यू के लिए एक्स बार पॉइंट एस्टिमेटर है, और सिग्मा के लिए एस जो है वो पॉइंट एस्टिमेटर है। डेफिनेटली सिग्मा स्क्वायर के लिए एस स्क्वायर होगा, और फॉर श्योर पी के लिए आपके पास पी बार होगा, और इस तरीके से ये आपके पास पॉइंट एस्टिमेटर्स हो जाएंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट पॉइंट एस्टिमेशन। और ये जो वैल्यू आ रही है इसको आप कहेंगे पॉइंट एस्टिमेट। जैसे ये जो भी वैल्यू होगी ना उसको आप पॉइंट एस्टिमेट करेंगे, और वेरिएबल जो होगा वो आपका पॉइंट एस्टिमेटर होगा। तो ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ये पॉइंट एस्टिमेट्स हैं, यानी कि ये पॉइंट एस्टिमेट है 0.63, किसका पॉइंट एस्टिमेट है 0.6 का। और ये आपके पास एक्स बार जो है, जो कि आपके पास आ रहा था 71,814, ये पॉइंट एस्टिमेट है किसका 71,800 का। और ये सिग्मा जो आपके पास आ रहा था इस केस में दैट वाज एस बेसिकली, दैट इज 3348 $, ये पॉइंट एस्टिमेट है किसका 4,000 का। तो ये जो वैल्यू है ये पॉइंट एस्टिमेट है, ये वेरिएबल जो है इसको आप कहेंगे कि ये पॉइंट एस्टिमेटर है। तो that's simple that you need to know. Okay. दूसरी एक होती है सैंपल्ड पॉपुलेशन, और एक होती है टारगेटेड पॉपुलेशन। एक होती है सैंपल्ड पॉपुलेशन, सैंपल्ड पॉपुलेशन क्या होती है? द पॉपुलेशन
from where the sample is actually drawn. और उसके बाद हमारे पास है टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है which इसको आप कह सकते हैं द पॉपुलेशन which about which you want to make inferences, to make inferences. टारगेट पॉपुलेशन वो होगी जिसके बारे में आप इन्फ्रेंसेस देना चाह रहे हैं। इनको हम आगे चलकर एग्जांपल्स के अंदर अच्छे तरीके से देखेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला मेन जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज बेसिकली जहां तक स्टोरी एंड हो जाती है, तो यहां तक अगर बहुत सारी चीजों को मैं समराइज करूं तो व्हाट वी लर्नड, सो वी हैव लर्नड व्हाट इज सैम्पलिंग, और then we saw sampling from finite population. How do we do that? We saw this, then we saw sampling from infinite population. इस केस में हमने जो सैम्पलिंग फ्रॉम फाइनाइट है वहां पर हमने एक ही चीज डिस्कस की, दैट वाज सिंपल रैंडम सैंपल। यहां पर हमने डिस्कस किया था रैंडम सैंपल। ये दो चीजें हमने, और उसके बाद देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेशन। वहां पर हमने देखा कि एक्स बार जो है वो पॉइंट एस्टिमेटर था म्यू का, और एस जो है वो सिग्मा का, और इसके अलावा आपके पास पी बार जो है दैट वाज पॉइंट एस्टिमेटर बार द पॉपुलेशन पी proportion p, population proportion p. Now we have something that is sampling distribution. अब इसको डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखें, ये जो एक्स बार है ये क्या है? You can answer in chat. ये क्या है? Like when you see that what it is, ये क्या है? तो this is basically sample mean आप लोगों के लिए, या सैंपल मीन फॉर अ सैंपल, जो आप सैंपल ड्रा कर रहे हैं उसकी मीन को आप कहेंगे एक्स बार। लेकिन जब मैं आपसे ये कहता हूं कि सैंपल मीन, तो फिर आपके ज़हन में ये भी आना चाहिए ये जो सैंपल है फॉर अ गिवन पॉपुलेशन, जब हम किसी एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो उस के लिए सैंपल क्या एक ही सैंपल होगा या एक से ज्यादा सैंपल हो सकते हैं? फॉर अ गिवन पॉपुलेशन क्या हम एक से ज्यादा हमारे पास सैंपल हो सकते हैं? लेट्स से मैं आपकी क्लास को एक स्टडी देता हूं जिसमें मैं आपको एक पॉपुलेशन के बारे में कहता हूं कि आप इसकी स्टडी करें, जैसे EAI वाला एग्जांपल था, और मैं आपसे कहता हूं कि आप इनके 400 के सैंपल्स ड्रा करें। तो आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो वी एक्सपेक्ट 20 मे बी डिफरेंट सैंपल्स, 20 डिफरेंट सैंपल्स हो सकते हैं ना? सर सैंपल डिफरेंट हो सकते हैं ना, सैंपल मीन एक होगा ना? वेल सैंपल डिफरेंट हो सकते हैं, सैंपल मीन एक होगा। आर यू श्योर कि सैंपल मीन बिल्कुल 100% एक होगा? ऐसे नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ फर्क आएगा, वो भले वो पॉइंट्स में ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके पास जो आप 1 से लेकर 2500 बंदों का आप जब डेटा ले रहे हैं तो आप उनमें से 400 का डेटा, आपके पास जो 400 बंदे आ रहे हैं रिकॉर्ड में और जो मेरे पास आ रहे हैं वो दोनों डिफरेंट है, और तीसरे बंदे के पास जो आ रहे हैं वो उससे भी डिफरेंट है। तो जब आप सैंपल्स की बात करते हैं तो सैंपल्स के अंदर भी
आपके पास डिफरेंट सैंपल्स आएंगे, तो सबके लिए आपके पास जो है वो मीन जो है, जो सैंपल मीन है वो सबके लिए डिफरेंट होना चाहिए। इजंट इट द केस? डू यू अग्री विद मी कि ऐसे होगा या नहीं? Anyone who wants to add something? Yes. So अगर एक कोई भी पॉपुलेशन है ना, उसकी सैंपलिंग जब आप करते हैं तो उसके बहुत सारे सैंपल्स ड्रा किए जा सकते हैं, और हर सैंपल के लिए आपके पास हर बार अलग अलग मीन, सैंपल मीन आपके पास आएगी। तो यहां पर एक मैं रिमार्क्स देना चाह रहा हूं कि अगर ये सैंपल मीन हर बार डिफरेंट हो सकती है, तो यहां से एक चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास जो पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से जो एक सैंपल आप ड्रा कर रहे हैं, उस सैंपल को आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख सकते हैं। लाइक आपके पास, मैं आपकी क्लास को कहता हूं कि आप जो है वो इस 1 से लेकर 2500 के डेटा में से 400 का मुझे जो है सैंपल बना के दें। तो हर बंदा जब सैंपल बनाएगा तो हर एक का डिफरेंट होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक रैंडम प्रोसेस है। सैंपल मीन फाइंड करना एक रैंडम प्रोसेस है जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है। हाँ, हर बंदे के लिए डिफरेंट वैल्यू इसकी होगी। हाँ, कोई बंदा आ जाएगा, लेट से जैसे प्रीवियस एग्जांपल में 71814 है, कोई बंदा आ जाएगा 71 पर, कोई आ जाएगा 71 एंड 714, कोई आ जाएगा 71900, कोई आएगा 71 लेट से फॉर एग्जांपल 500। तो ये जो सैंपल मीन है, ये इटसेल्फ एक रैंडम जो है ना वो वेरिएबल हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई भी वैल्यू पिक कर सकता है रैंडमली। हाँ, यहां पे कोई मसला है तो बताएं। आई वांट टू मेक श्योर कि यू गाइस शुड अंडरस्टैंड कि ये जो है ना एक्स बार, ये एक तो सैंपल मीन है, ये बात तो हम सब जानते हैं कि दिस इज अ सैंपल मीन। उसके साथ साथ ये एक रैंडम वेरिएबल भी है, इसको हम एज अ रैंडम वेरिएबल भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सैंपल बनाना है ये एक रैंडम प्रोसेस है। लाइक टू मेक सैंपल्स प्रोबेबिलिटी, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो हर सैंपल के लिए आपके पास अलग अलग मीन होगी। तो ये जो मीन है, सैंपल मीन, ये इटसेल्फ एक रैंडम वेरिएबल है। जिस तरह से इस केस में मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट कोई भी इसमें से वैल्यू ले सकता है। इट कैन बी इन सम रेंज। फॉर एग्जांपल, इसके हिसाब से अगर आप आपके क्लास में 725 स्टूडेंट्स हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया है और उस टेस्ट का स्कोर मैं आपसे कहता हूं कि एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास बताएं, और आप क्या करते हैं, आप इनमें से 20 स्टूडेंट्स को स्टडी करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अगर सारे बंदे जो है इनमें से सैंपल्स ड्रा करना शुरू करेंगे, तो पहले 20 बंदों का कोई एक सैंपल आप ड्रा करेंगे, उसके लिए कोई मीन आएगी लेट से 85, और फिर आप दूसरा सैंपल अगर ड्रा करते हैं तो वहां पर ये मीन थोड़ा कम हो सकती है, 82 पर आ सकती है। फिर आप ड्रा करेंगे तो ये ज्यादा हो सकती है, 90 पर जा सकती है। फिर आप सैंपल ड्रा करें तो दिस कैन बी 86। तो लाइक ये जो सैंपल मीन है ना, सैंपलिंग के बाद ये भी एक आपका एज अ रैंडम वेरिएबल के तौर पर काम करता है, रैंडम वेरिएबल। तो जो आपका सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक मीन है, इसको मैं एज अ रैंडम वेरिएबल देख सकता हूं। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो फिर मैं अगली बात करूंगा आपसे। डू यू अंडरस्टैंड कि हम सैंपल मीन जो है उसको एज अ रैंडम वेरिएबल देख सकते हैं? डू यू गाइज अग्री कि ये एक सैंपल मीन जो है ये एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू हो सकती है, यानी कोई रैंडमली वैल्यू ले सकता है? यस सर। ओके, सो अगर ये रैंडम वेरिएबल है, इफ दिस इज रैंडम वेरिएबल, इफ एक्स बार इज रैंडम वेरिएबल, तो फिर हम इसकी, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर कोई आपके पास रैंडम वेरिएबल होता है तो वो कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। सो इट हैज सम डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज सम
इसकी कोई ना कोई क्या होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। हाँ, फिर हम उसको स्टडी करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से मैंने कहा कि आपका एक्स बार जो है ये एक रैंडम वेरिएबल है, आप ये पी बार जो है इसको भी एज अ रैंडम वेरिएबल देख सकते हैं। ये जो प्रोपोर्शन है, सैंपल प्रोपोर्शन, इसको भी आप एज अ रैंडम वेरिएबल देख सकते हैं। जैसे हमारे पास EAI एग्जांपल था थोड़ी देर पहले, वहां पर आपके पास ओरिजिनल जो प्रोपोर्शन था वो तो 0.6 था, लेकिन हमने सैंपल का देखा तो वो 0.63 था एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए। अगर कोई दूसरा सैंपल लेते हैं तो ये वैल्यू 0.61 भी हो सकती है, ये वैल्यू 0.64 भी हो सकती है, ये वैल्यू 0.65 भी हो सकती है, ये वैल्यू आपकी 0.601 भी हो सकती है। तो इसका मतलब सैंपल्स जिस तरह ड्रा करेंगे बहुत सारे, तो ये आपका प्रोपोर्शन जो है, सैंपल प्रोपोर्शन, ये बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। लाइक इट कैन टेक सम वैल्यू 0.63, 0.61, 0.64, 0.65 एंड 0.601, तो कोई वैल्यू इनमें से ले सकता है। तो फिर यहाँ पर मैं ये भी रिमार्क दे सकता हूं कि yes indeed we can see this sample proportion as a random variable। अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो फिर इट हैज सम डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसकी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर आपके पास ये जो स्टैंडर्ड ये जो डेविएशन है, ये भी आपके पास जिस तरह से रैंडम वेरिएबल मैंने आपको कहा एक्स मीन एक रैंडम वेरिएबल है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्रोपोर्शन को हम सैंपल प्रोपोर्शन को एज अ रैंडम वेरिएबल देख सकते हैं। ऑन द सेम लाइंस यू कैन सी कि आपकी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल की, ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा, क्योंकि डिफरेंट सैंपल्स के लिए ये भी आपकी डिफरेंट होगी। ये भी एज अ रैंडम वेरिएबल आ सकता है, तो फिर इसकी भी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब हमारा अगला टास्क जो है वो ये है कि ये जो एक्स बार है, फिर हम वन बाय वन इन तीनों की डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला टास्क हम आने वाला है उसमें हम एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे, फिर हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे एक्स बार की। हम क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल है तो फिर इसकी भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, वो हम निकालेंगे, इसकी वेरिएंस निकालेंगे। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो प्रोपोर्शन है सैंपल का, इसकी भी एक्सपेक्टेशन हम देखेंगे क्या है, फिर इसी की हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे क्या है, लेट्स से। और मे बी वी मे आल्सो टॉक कि ये जो हमारा एस है ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि ये एस जो है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो ये जो है इंशाल्लाह हम इनको जो है वो इनके अंदर हम जो है डीप कल वाले लेक्चर में जाएंगे। आज तक के लिए मेरे ख्याल में काफी है, कल हम इनके ऊपर जाएंगे। और एक और चीज वो ये है कि चैप्टर 7 जो है वो हम इसी बुक से पढ़ेंगे, एडिशन 14 से। 8 के लिए हमने चेंज करना चाहा तो हम करेंगे, क्योंकि 7 के लिए मुझे फिजिबल लग रहा है कि 14 पर आप करें। और दूसरी बात यह कि जो मैंने वर्कशीट आपको सेंड कर दी है, 2 वर्कशीट्स, वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2, उन दोनों के सॉल्यूशंस मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को। और जिसने सॉल्व सॉल्यूशंस मुझे स्कैन करके नहीं भेजे तो आप प्लीज ऐसे ना करें, क्योंकि अगर आप ये वर्कशीट्स अच्छे से कर रहे हैं तो आप आराम से इंशाल्लाह पास कर जाएंगे कोर्स, आई एम श्योर 100%। और अगर आप वर्कशीट्स नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको मुश्किल आएगी। ठीक है, तो प्लीज वो जो वर्कशीट्स मैंने आपको दी है वो आप मुझे सेंड करें। आज नहीं कर सकते तो मुझे कल तक सेंड करें, और मैं कल फिर आपको जो है ना उनके सोल्यूशन मैनुअल्स भेज दूंगा, सोल्यूशंस दोनों के शीट्स के भेज दूंगा। इसके अलावा मेरा जो तरीकेकार है इंशाल्लाह वो यही रहेगा कि हर लेक्चर से रिलेटेड कोई एक वर्कशीट होगी और वो आपको सॉल्व करनी होगी, और फिर एट दी एंड हम उसी का सोल्यूशन मैनुअल शेयर करेंगे एक दूसरे पर और दूसरे के साथ। और अगर कहीं पर किसी वर्कशीट में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को सॉल्व करने पे मसला हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम एक्स्ट्रा सेशंस का भी कर लेंगे अरेंजमेंट्स।
So anyone, कोई remark, कोई comments आप देना चाहें? You guys are more welcome. कोई remark है, कुछ कहना चाह रहा है कोई भी? Anyone want to say anything? कोई remark नहीं है सर, तो yes, yes, एक्सक्यूज yes, yes. सर, वो पूछना था कि क्लासेस ऑनलाइन हमेशा होगी या सिर्फ आज वाली थी, या क्या प्रोसेस है, थोड़ा वो गाइड करें प्लीज। वेल यहाँ पर अभी तक का जो मतलब आज का जो है ना वो तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन एक यहाँ पर एक छोटा सा इश्यू आ रहा है, वो ये है कि हम डिस्कशन रूम में हैं, हमारे पास रूम्स का थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज प्रोजेक्टर अगर हमें मिल जाता है इसी डिस्कशन रूम में अंदर, तो हम फिर इसको फिजिकल भी अरेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा सर, है वो हम जी। ऑनलाइन से मतलब ऑनलाइन हमें कोई इशू नहीं है, अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ाएं तो नहीं चाहिए ऑनलाइन। ऑनलाइन तो है फॉर श्योर, लेकिन ये कि क्या फिजिकली भी आप आ सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। और अगर ना भी हुआ तो फिर हम इस तरह कंटिन्यू करेंगे जिस तरह कर रहे हैं। आई थिंक नो वन हैज एनी इशू। अगर किसी को है तो आप भले मुझसे बात करें और आप आ जाएं। ठीक है सर, ऑनलाइन में कोई इशू नहीं है हमें। अगर किसी को इशू है तो वो ऑनलाइन आ सकते, यहाँ पर आ सकता है, लाइक डिस्कशन रूम में बैठ सकता है। लेकिन उससे ये है कि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप मेरे सामने भी बैठे होगे तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑन ऑनलाइन, तो फिर वहां पर मेरी कंसंट्रेशन ज्यादा यहाँ पर होगी। लेकिन अगर कोई फिजिकली आना चाह रहा है तो वो जो फिजिकली आना चाह रहे हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक अलग से ग्रुप बना लें। जो फिजिकल आना चाह रहे हैं वो आपस में कांटेक्ट करें और फिर यूनिवर्सिटी में मुझसे मिल लें, और फिर हम उनके लिए फिर कोई सोल्यूशन यहाँ पर निकाल लेंगे प्रोजेक्टर पर। और अगर ऑनलाइन पर आप सबको कोई इशू नहीं है तो वी कैन डू दैट। अच्छा, एक और सवाल है कि हाउ मेनी चैप्टर्स वी विल कवर। ये डायनामिक क्वेश्चन है भाई, इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब डिपेंड करता है कि हम कितना फास्ट जाते हैं, कितना स्लो जाते हैं। एटलीस्ट 4-5 चैप्टर तक तो जाना चाहिए हमें, 4-5 चैप्टर तो हमें कवर करने हैं, लाइक 30 तक तो जाना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, आई थिंक। ओके 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 सर, थैंक यू सर। Okay, thank you, sir. you guys can leave now.